हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैकेनिक्स का हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स, है ना। तो इसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका है। अब चलिए दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा मशीन में घर्षण, फ्रिक्शन इन मशीन में घर्षण। फ्रिक्शन इन मशीन। देखिए क्या होता है ये। कोई सी भी मशीन, दुनिया में जो भी मशीन बनी होती है आदर्श मशीन नहीं होती है। कारण क्या है कि उनमें कहीं न कहीं पे ऊर्जा की हानि होती रहती है। उनके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है घर्षण। जब मशीन के दो भाग या दो पार्ट्स एक दूसरे के साथ में टच करते हुए चलते हैं तो उनके बीच में घर्षण लगता है। तो उस घर्षण की वजह से जो ऊर्जा हम देते हैं मशीन को या किसी भी प्रकार की ऊर्जा दे रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है ना। तो मशीन में इस लॉस को या जो घर्षण लॉस है उसको आज हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि W, कैपिटल W मशीन द्वारा उठाया गया भार है। ये मशीन द्वारा उठाया गया वास्तविक भार, ठीक है। मशीन द्वारा उठाया गया वास्तविक भार है ये। और WI, आई अगर हम यहां पर लगा देता, आई फॉर आइडल, है ना, मतलब आदर्श मशीन द्वारा उठाया गया भार, आदर्श मशीन द्वारा उठाया गया भार। मतलब देखा जाए तो यहां पर WI ज्यादा होता है W से। क्यों? क्योंकि अगर मशीन में घर्षण नहीं होगा तो वही मशीन हम जितना बल लगाएंगे उसमें ज्यादा भार उठा सकती है। उसी प्रकार से P, यहां पर भार उठाने के लिए लगाया गया वास्तविक आयास, भार उठाने के लिए लगाया गया वास्तविक आयास, ठीक है। और PI, देखो भार उठाने के लिए लगाया है आदर्श आयास। आदर्श आयास किस कंडीशन में लगाया जाता है? जब घर्षण बल 0 हो, है ना। तो भार उठाने के लिए लगाया गया आदर्श आयास। देखिए यहां पर PI की वैल्यू ज्यादा होती है और P की वैल्यू कम होती है। P की वैल्यू ज्यादा होती है, PI की कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर घर्षण नहीं होगा तो कम बल लगाया जाएगा, उसमें हम ज्यादा भार उठा सकते हैं। तो यहाँ वास्तविक भार ज्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए ये ज्यादा होती है। तो देखिए ये चीज तो कुछ बेसिक चीजें थी जो हम मान के चल रहे हैं ना। अब देखिए हमको क्या क्या याद करना है। तो इसके लिए देखिए हमको सबसे पहले LP ले लेते हैं, मतलब घर्षण के कारण आयास में हानि। घर्षण के कारण आयास में हानि, आयास में हानि। देखिए क्या होगी ये आयास में हानि, कैसे होगी? आयास की बात कर रहे हैं, ये है, ये दो है हमारे पास में। कौन सा आयास ज्यादा है? वास्तविक आयास ज्यादा है, तो P माइनस PI इतनी होगी, है ना। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, LP इक्वल टू P माइनस PI, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल में कई बार जरूरत पड़ेगी इसकी। इसी तरह से अगर हम निकालें भार, घर्षण कारण भार में हानि, घर्षण के कारण भार में हानि, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? लॉस इन वेट, मतलब LW। तो यहां पर देखो कौन सा भार अधिक होता है? यहां पर WI अधिक होता है, तो WI माइनस W, है ना। तो ये LP लॉस इन इफर्ट और लॉस इन वेट, ये दो चीज हम निकाल चुके हैं। तो यहां पर देखिए
अगर हम यहाँ पर पी आई की वैल्यू रखें, इस फॉर्मूले में देखो एल पी, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, पी माइनस पी आई। तो यहां पर देखो ये एल पी है, डब्ल्यू अपॉन वी आर होता है क्या, पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर, ये वैल्यू होती है किसकी, पी आई की। तो हमने इस फॉर्मूले में ये रख दिया है ना। इसी प्रकार से अगर हम एल, और एक मिनट एक चीज और देखिए यहां पर, आदर्श मशीन के लिए, आदर्श मशीन के लिए एम ए बराबर क्या होता है, वी आर। अभी हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। तो यहां पर एम ए बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन पी, डब्ल्यू आई अपॉन पी, और यहां पर वी आर तो होगा ही, है ना। तो डब्ल्यू, यहां पर देखो डब्ल्यू आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वी आर इंटू पी, और ये हो गया। अब देखो एक चीज और देखो, यहां पर हमारे पास में एल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू, मतलब आइडियल भार में से हम वास्तविक भार घटा देंगे तो लॉस इन वेट हो जाएगा, भार में हानि। और देखिए यहां पर, अब यहां पर एल डब्ल्यू के इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं किसकी, डब्ल्यू आई की। डब्ल्यू आई की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, तो ये वी आर इंटू पी माइनस डब्ल्यू, तो इसको हम 2 नंबर दे देते हैं। तो 1 नंबर हमको किसको देना चाहिए था, 1 नंबर को हम एल पी का ये फॉर्मूला है, इसमें हम 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, ऐसे कीजिए, आप वीडियो को रोकें, यहां पर आप पॉज करें, इसको पूरे को उतार लें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे क्योंकि बोर्ड भर गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, वीडियो को पॉज करता हूं यहां पर, और इस वाले भाग को मिटा देता हूं मैं। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं हम, समीकरण 2 है, इसमें हम वी आर का भाग दे देते हैं, वी आर का दोनों तरफ भाग दे देते हैं ना। तो लिखते हैं यहां पर समीकरण 2 में दोनों ओर, समीकरण 2 में दोनों ओर वी आर का भाग देने पर, वी आर का भाग देने पर, चलिए देते हैं। देखिए एल डब्ल्यू अपॉन वी आर इक्वल टू, देखो वी आर का भाग देंगे, वी आर से वी आर कट जाएगा, बचे क्या, पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर, ये बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में, इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। इसी तरह से समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से देखिए P माइनस डब्ल्यू आर, P माइनस डब्ल्यू आर, 1 और 3 में दूसरा वाला भाग बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल डब्ल्यू अपॉन वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल पी। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, और यहां से अगर हम एल डब्ल्यू का फॉर्मूला निकालेंगे तो एल पी इंटू वी आर निकल कर आएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रिवर्सिबल एंड सेल्फ लॉकिंग मशीन। ठीक है, तो मैं ये बोर्ड मिटाता हूं, आप वीडियो को रोककर इसको पूरा उतार लें। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिवर्ती एवं स्वतः पासन मशीन, है ना, रिवर्सिबल एंड सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो देखिए आप जानते हो कि कोई कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिन पर हम भार लगाते हैं, जिन पर हम आयास लगाते हैं और हम भार को उठाते हैं। जैसे कुएं में से बाल्टी को खींचना, है ना, तो रस्से से हम जब बाल्टी को खींचते हैं तो वो क्या हुआ, हमारे द्वारा किया गया कार्य है, और जैसे ही हम उस रस्सी को छोड़ते हैं वो बाल्टी अपने आप वापस कुएं में चली जाती है। तो ऐसी मशीन जिन पर हम आयास लगाते हैं और जैसे ही हम आयास को छोड़ते हैं तो वह विपरीत दिशा में फिर से चली जाती है, मतलब वो काम विपरीत दिशा में हो जाता है ना। मतलब कोई कार्य दोनों दिशाओं में हो सके, सामने भी जा सके और विपरीत दिशा में जा सके। इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे किसी ढलान पर हम किसी व्हीकल को चढ़ाएं, किसी साधन को ढलान पर चढ़ाएं, और जब हम जैसे ही इंजन को बंद करें या फिर गियर हटाएं, है ना, तो वो व्हीकल वापस पीछे की ओर आ जाए। तो ऐसी मशीन जो अपने आप सामने की दिशा में अगर हम लेके जाएं, उसको वापस पीछे की दिशा में अपने आप वो कार्य हो जाए, तो ऐसी मशीन बोलते हैं हम स्वतः पासन मशीन, मतलब रिवर्सिबल मशीन। ठीक है, जो दोनों डायरेक्शन में काम कर सके। दूसरा है स्वतः पासन मशीन, मतलब ये तो प्रतिवर्ती मशीन थी। अब स्वतः पासन मशीन क्या होती है,
ऐसी मशीन जो एक ही दिशा में कार्य करे और अगर हम उसका इफेक्ट हटा दें, प्रभाव हटा दें, तो वो विपरीत दिशा में रह जाए, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाए, है ना। तो ऐसी मशीन क्या होती है, स्वतः पासन मशीन होती है, मतलब सेल्फ लॉकिंग मशीन होती है जो सिर्फ एक ही दिशा में कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ किसी भी मशीन की प्रतिवर्ती दिशा की स्थिति के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए W होता है मशीन द्वारा उठाया गया भार, और P भार को उठाने के लिए लगाया गया आयास, और Y होता है आयास द्वारा चली गई दूरी, X भार द्वारा चली गई दूरी। तो आरोपित कार्य क्या होगा, ये हम चीज निकाल चुके हैं पहले कि आरोपित कार्य होता है हमारा, आरोपित कार्य बराबर होता है आयास इंटू आयास द्वारा चली गई दूरी, आयास इंटू आयास द्वारा चली गई दूरी, है ना। मतलब आयास क्या होता है P और आयास द्वारा चली गई दूरी Y, है ना। ये तो आरोपित कार्य होता है। इसके साथ साथ हम निकालेंगे संपादित कार्य, है ना। संपादित कार्य ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, फिर से निकाल लेते हैं। संपादित कार्य मतलब भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी, भार द्वारा तय की गई दूरी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, भार क्या होता है W, भार द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है X। तो देखिए अगर कोई मशीन आदर्श मशीन है तो उसमें PY और WX बराबर होते हैं, लेकिन अगर वास्तविक मशीन है तो उसमें आरोपित कार्य ज्यादा होता है और संपादित कार्य कम होता है। ठीक है, तो यहां पर मशीन में घर्षण हानि क्या होगी, ध्यान दें, मशीन में घर्षण हानि, मशीन में घर्षण हानि क्या होगा, देखो आरोपित कार्य माइनस संपादित कार्य, क्योंकि हमको कार्य ज्यादा करना पड़ता है, कार्य हमको कम मिलता है। आरोपित कार्य माइनस संपादित कार्य, ठीक है। तो यहां पर मशीन में घर्षण हानि, इसको देखो किस तरह दिखाएंगे, ये PY माइनस WX, ये होता है मशीन में घर्षण हानि। तो प्रतिवर्ती मशीन में घर्षण हानि मशीन द्वारा संपादित कार्य से कम होता है। प्रतिवर्ती मशीन में जो घर्षण है मशीन में संपादित कार्य से कम होता है। तो उसके लिए हम प्रतिवर्ती मशीन के लिए क्या पढ़ेंगे, प्रतिवर्ती मशीन के लिए, प्रतिवर्ती मशीन के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखो PY माइनस WX, इसमें जो घर्षण हानि होगी ये कम होगा WX से, है ना। या फिर इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा PY, ये कम होगा किससे, 2WX से। और अगर हम इसको आगे लिखना चाहें तो देखो यहां पर इसको नीचे ला सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा, इसको नीचे ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1/2 बराबर हो जाएगा WX बटे PY। तो यहां पर W ये इस तरह से हो गया, हम इसको इस तरह लिखें, देखो W बटे P बटे इसको Y बटे X, Y यहां पर है, X नीचे ले आते हैं क्योंकि 30 नंबर पर जाएगा, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा, ध्यान दें W की तरफ ये है तो ये 1/2 इधर रहेगा, यहां पर ये हो जाएगा MA और ये हो जाएगा VR, तो MA बटे VR ये बड़ा होगा 1/2 से, है ना। अगर देखा जाए तो यहां पर MA बटे VR क्या होता है, दक्षता होती है, मतलब दक्षता ये होगी, ये थोड़ा सा बड़ा होता है 1/2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 50%। मतलब स्वतः पासन मशीन की दक्षता क्या होती है, 50% होती है। वो 50% ही काम कर पाते हैं जितना हम उसको इनपुट देते हैं, आउटपुट उसका 50% ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकें और यहाँ पर आप आसानी से उतार ले इसको, है ना। अब मैं इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर बोर्ड मिटा रहा हूँ, तो आप यहीं पर रोक लें। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मशीन का नियम। ये नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। इससे संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछा जाता ही है, या तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या फिर
अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये नियम ही पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना, जरूर पूछा जाएगा, 100% गारंटी है इस चीज की, है ना। तो ध्यान दें क्या होता है, मशीन का नियम क्या होता है। आप जानते हैं कि जब एक मशीन में भार लगाया जाता है या भार लटका होता है तो उसको उठाने के लिए हम आयास लगाते हैं। तो मशीन में भार तथा उसे उठाने के लिए लगाए गए आयास के बीच जो संबंध होता है उसको मशीन का नियम बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो 1 किलो भार लटका हुआ है, उसको उठाने के लिए हमें कितना आयास लगाना पड़ रहा है ना। जैसे मान लो उसको उठाने के लिए हमको आधा किलो आयास लगाना पड़ रहा है, आधा किलो भार के बराबर। 2 किलो के लिए 1 किलो आयास, 3 किलो भार के लिए 1.5 किलो, 4 किलो के लिए 2 किलो। इस तरह से ये जो संबंध है इसको बोलेंगे मशीन का नियम, ठीक है। तो ध्यान दें ये नियम क्या होगा, ये एक इस नियम को हम एक साधारण रेखा से दिखा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो ये एक तरफ हम आयास ले लेते हैं, यहां पर आयास, और एक तरफ ले लेते हैं हम भार। तो ध्यान दें अगर मशीन आदर्श है तो हम थोड़ा सा भी अगर उसमें आयास लगाएंगे तो थोड़ा सा भार जरूर उठाएगा। तो यहां से एक नियम बनेगा, तो यहां पर ये हमारा नियम हो जाएगा P बराबर m0W। m0 क्या है, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। इस कांस्टेंट का हमको मान निकालना होता है या फिर दे रखा होता है। तो यहां पर P बराबर mW ये होता है आदर्श मशीन के लिए, आदर्श मशीन के लिए। आदर्श मशीन कौन सी होती है, जिसमें घर्षण बल 0 होता है। लेकिन आप जानते हो कि हर एक मशीन आदर्श मशीन नहीं होती। क्या कोई सी मशीन आदर्श नहीं होती? तो उसमें शुरू में जो घर्षण बल है उसको काउंटर करने के लिए कुछ आयास हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, उसके बाद हम भार उठा सकते हैं। तो मान लीजिए हम जो लगा रहे हैं वो यहां से, इसके बाद में हम भार उठाना शुरू हुआ, तो ये जो नियम होगा P बराबर mW प्लस C। तो यहां से और यहां तक की जो दूरी होगी ये होगी C, है ना। तो ये एक तरह से कांस्टेंट है, आगे बिल्कुल mW प्लस C। ये एक साधारण रेखा का समीकरण होता है, ये भी एक साधारण रेखा का समीकरण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है यहां पर, है ना, और यहां से यहां तक की वैल्यू इसमें 0 नहीं होती है। तो ये क्या है, वास्तविक मशीन के लिए, ध्यान रखें, वास्तविक मशीन के लिए, मशीन के लिए। तो इसमें क्या होता है, यहां पर घर्षण शून्य, आदर्श मशीन में घर्षण शून्य होता है और इसमें घर्षण शून्य नहीं होता है। तो ये इनमें अंतर होता है। और ध्यान रखें ये जो थीटा है इसको हम घर्षण कोण बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये घर्षण कोण है। तो अब आप देखिए यहां पर मशीन का जो बेसिक नियम है P बराबर mW प्लस C, ये नियम होता है। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से बोल कर समझा देता हूँ मशीन का नियम क्या होता है। मशीन के नियम को आरेखित करने के लिए उससे शून्य भार से शुरू कर किसी निश्चित सीमा तक के भार थोड़े थोड़े अंतर पर उठाए जाते हैं तथा उनके लिए आवश्यक आयास का मान नोट कर लिया जाता है। फिर भार W को x अक्ष तथा आयास P को y अक्ष पर आरेखित करने पर प्राप्त विभिन्न बिंदुओं को सरल रेखाओं पर मिला दिया जाता है। इससे चित्र में बताए अनुसार एक तिरछी सरल रेखा प्राप्त होती है। तिरछी सरल रेखा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण को स्पर्श या tan phi इक्वल टू m का मान m के बराबर होता है। चित्र में दो तिरछी रेखाएं दिखाई गई है जिनमें एक वास्तविक मशीन के लिए तथा दूसरी आदर्श मशीन के लिए। आदर्श मशीन के लिए प्रारंभिक घर्षण C का मान 0 होता है, ठीक है। अभी लाइट चली गई है तो हम ये वीडियो को आज के लिए यही रोकते हैं, अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।